ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा, ठीक है, फिर तो मतलब कोई और तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं वैसे नहीं, पर मुझे चाहिए ही नहीं, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है ना इसलिए। हाय गाइस, हेलो एंड अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैंने तुम सब लोगों को कल बताया था कि 5 बजे अपनी एसएससी पे क्लास होती है। कितने लोग थे आज क्लास में? सच्ची सच्ची बताना, कितने लोग थे आज क्लास में? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल 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 ऑफ यू, है ना। चलिए, तो सेशन के आखिरी के टाइम में जो है वो हम लोग देखेंगे। नहीं थे तो आ जाया करो, 5 बजे जो है वो एसएससी वाला सेशन होता है, तो डेफिनेटली आना है। और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो आया करो भाई, है ना। और हर एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। बातें मैंने करनी नहीं है आप लोगों से आज, क्योंकि लास्ट के टाइम पे करेंगे। और लेट्स स्टार्ट, है ना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल जो जिस बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेटली आप ले सकते हैं सीएचएसएल के लिए भी। तो अभी हम लोग कल के बारे में बात कर रहे थे कि भाई हमने देखा था कि कोशिका क्या है और कोशिका किस किस तरीके से जो है वो काम कर रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, मैंने देख ही नहीं रही हूँ तुम्हारे मैसेजेस, तो बिल्कुल बोलो ही मत अभी, है ना। चलो, तो अभी हम लोगों ने बोला जिसका पहला क्लास है कल वाली क्लास देख लेना। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास में एक सेल है, और सेल के अंदर हमने देखा था कि जो ऐसी कोई सेल है जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी है, जिसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जिसके बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है, और जिसके उसके चारों तरफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन है ना। न्यूक्लियस मिड में है, साइटोप्लाज्म है ही, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है। तो इस तरह की अगर सारी चीजें हैं तो उस प्रकार की कोशिका को जो है वो क्या किस नाम से जाना जाता है? उस प्रकार की कोशिका को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। जिनको नहीं दिख रही हूँ वो एक बार रिफ्रेश कर लेना, दिख जाऊंगी, है ना। यूकैरियोटिक सेल के नाम से हम लोगों ने इसे जाना था। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे कि हम बात करें एल्गी, एल्गी माने कि शैवाल। और शैवाल को वैसे अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि शैवाल प्लांट का ही एक टाइप है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ फंजाई, तो फंजाई भी हमारे इसी के अंदर ही आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ प्लांट सेल, है ना, जो कि एक्चुअली एल्गी के अंदर ही एल्गी आ रही है प्लांट सेल में। इसके अलावा एनिमल सेल, और अगर एनिमल सेल की बात कर ही रही हूँ तो ह्यूमन तो डेफिनेटली हम लोग आ ही आ रहे हैं। तो हमारे पास में कौन सी प्रकार की कोशिका है भाई? हमारे पास में जो है वो कौन सी प्रकार की कोशिका हो गई? यूकैरियोटिक हो गई। यू का मतलब क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि क्या होता है ना, मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी आप यूकैरियोटिक की बात करते हैं ना, तो आप इस चीज को मान लीजिए, यू आप संधि विच्छेद कर लीजिए, है ना। आ जाएगी समझ में, कोई बात नहीं। जिसने कल की क्लास नहीं ली है उसको डेफिनेटली आ जाएगी समझ में। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है इसे भी समझिए, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे समझिए, अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्लास में ही मैं इतने अच्छे से समझा देती हूँ कि आप लोग क्लास में देखकर ही जो है ना, क्लास में देखकर ही आप लोग जो है वो आराम से चीज़ों को समझ जाएँगे, है ना? तो नहीं है, अगर कोई बना रहा है तो देखो, अब तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें ना ऐसे लिखवाऊँ, लाइन टू लाइन लिखवाऊँ कि बेटा लिखो कि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी प्रकार के सेल ऑर्गन प्रेज़ेंट होते हैं। अब वो ज़माना गया, है ना? अब आपको समझना है कि यार मुझे क्या चीज़ रखनी है और मेरे को क्या चीज़ नहीं रखनी है, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यूकैरियोटिक को हिंदी में भी यूकैरियोटिक कहते हैं और इंग्लिश में भी यूकैरियोटिक कहते हैं। यू का मतलब होता है नया, है ना, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नया है और डेवलप्ड है, उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कह रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि भाई केंद्रक या तो है नहीं, और है तो अनडेवलप्ड है, और उसके अंदर जो है वो डीएनए ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है, क्योंकि केंद्रक तो है नहीं। और एक ही सेल
सेल ऑर्गन है और उस सेल ऑर्गन का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है उस सेल ऑर्गन का? राइबोसोम। तो इस प्रकार की कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार की कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी इसे प्रोकैरियोटिक ही कहते हैं। और अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे या इसका अर्थ निकालोगे तो प्रो का मतलब है पुराना और केंद्रक का मतलब कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, यानी कि ऐसा केंद्रक जो तो या तो डेवलप्ड नहीं है और या फिर है ही ना। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अभी तक इन दोनों के अंदर के डिफरेंस को तुमने समझा। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, सेल का मतलब है कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो ये वाली जो होती है वो तो आप लोगों की जो है वो कौन सी प्रकार की कोशिका है? ये तो आप लोगों की पुरानी वाली कोशिका हो गई। इसके अंदर कौन कौन आएंगे? इसके अंदर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया आएंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे तो नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? साइनो बैक्टीरिया। अब मैं कल इसके बारे में बता रही थी कि भैया साइनो बैक्टीरिया क्या होता है और नीलहरी शैवाल क्या है। अब देखो ऐसा हुआ कि जब हम लोग चेंजेस करते गए, जब कोई बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया जो है वो आगे डेवलप्ड हो रहा था। भाई बंदर से इंसान बने वैसे ही बैक्टीरिया जब अपने डेवलपमेंट की तरफ था तो एक ऐसा फेज आया जब बैक्टीरिया ना तो पूरी तरह से शैवाल बन पाया और ना ही जो है ना तो पूरी तरह से ये जो जीव है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ना तो ये बैक्टीरिया रह पाया और ना ही ये शैवाल बन पाया। इसमें आधे गुण बैक्टीरिया के हैं, आधे कैरेक्टर शैवाल के हैं, है ना। तो एक बीच का ऐसा जीव बन गया जो कि बेसिकली क्या हुआ, जिसका नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी है, क्योंकि ये आधा शैवाल भी है और आधा बैक्टीरिया भी है। लेकिन ये जो है वो बेसिकली क्या रह रहा है, ये जो है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक के अंदर रहता है, क्योंकि इतना डेवलप्ड नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से शैवाल बनता तो ये यूकैरियोटिक में आता। इतनी बात समझ में आ गई? तो यस मैम, हाँ मैम, नो, कुछ भी है वो जरूर से बोल दो। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और अब हम देखते हैं कि मैडम प्रोकैरियोटिक तो हमको समझ में आ गया, पर अब हम ये समझेंगे कि एनिमल सेल और जो है वो बेसिकली एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है ना। जिन्होंने नो मैम बोला है ना उनको रुक जाओ, अभी रिवाइज करवा दूंगी तो आ जाएगा। जिसकी पहली क्लास है हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, पर थोड़ा शांति से रुको और पढ़ने की कोशिश करो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर और जो है प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस की। तो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है। तो एक तरफ तो तुम लोग लिख लो भैया प्लांट सेल। देखो मैं चाहती तो मैं 2 डिजाइनें ले आती और आर्टिफिशियल जो डिजाइन है वो ले आती और मैं यहाँ पे छाप देती, बता देती कि देख लो रे भैया ये तो आपकी एनिमल है और ये है आपकी प्लांट। लेकिन जब तक अपने हाथ से नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक अपने हाथ से टूटा फूटा डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, तब तक तुम्हें अपना सा नहीं लगेगा। तो हर चीज को अपना सा लगवाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अनिमेश ने क्वेश्चन पूछ लिया, पर अनिमेश ये भी तो समझो बेटा कि भाई मैं दोनों ही चीज बारे में पढ़ा रही हूँ, है ना। दो अभी पढ़ा रही हूँ ना, शुरू ही अब किया है। हिंदी भी मैंने लिखा भी देखो हिंदी में नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हिंदी में समझ नहीं आता, है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदी ही पढ़ा रही हूँ, है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो, है ना। अब हमने कहा भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखो जब आप प्लांट सेल को गौर से देखोगे ना तो देन यू रियलाइज कि आपकी ये प्लांट सेल जो है ना, इसके ऊपर भी जो है वो आपके ऊपर आपको जो है वो सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, है ना। आपकी प्लांट सेल जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर भी आपको ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम किसका है भाई? सेल मेम्ब्रेन का है। और जब आप एनिमल सेल को देख रहे होते हो तो आपको एनिमल सेल के ऊपर भी जो है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है, दैट इज ऑल्सो सेल मेम्ब्रेन। यानी कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है ना। अभी रुक जाओ कृष्णा, आखिरी में बताऊंगी, अभी पहले पढ़ लो। ठीक है ना। अब हमने कहा कि भाई दोनों के पास में जो है वो क्या प्रेजेंट है, तो हमें इतनी तो समझ में आ गई कि दोनों के पास में मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो है वो उपस्थित है। कॉमन है ना, दोनों के पास में मेम्ब्रेन है। चलो ये चीज तो जो है वो कॉमन हो गई दोनों की। लेकिन फिर प्लांट सेल के अंदर एक्स्ट्रा क्या है? तो जब आप प्लांट सेल को गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि प्लांट सेल के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी एक और लेयरिंग है। और इस लेयरिंग को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? इसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ये सेल वॉल जो है यानी कि कोशिका भित्ति जो है, ये कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। अब मैडम इसकी वजह क्या है? तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि कोशिका को जानने के लिए कल वाली क्लास देख लेना, है ना। मेम्ब्रेन क्या होती है कल वाली क्लास देख लेना, है ना।
झिल्ली बोल रही हूँ, झिल्ली। अब यहाँ पे समझो कि भाई कोशिका झिल्ली जो क्यों पादपों में दी गई, क्यों प्लांट में दी गई, एनिमल में क्यों नहीं दी गई, ये तुमसे पूछेगा कोई नहीं। लेकिन तुम्हारा बेसिक क्लियर करने के लिए तुम्हें समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि प्लांट के पास तो मेम्ब्रेन है और एनिमल सेल जो होती है, यानी कि जंतु कोशिका जो होती है, उसके पास झिल्ली नहीं होती। तो तुम देखो, सर्दी होती है, गर्मी होती है, धूप होती है, बारिश होती है ना? इन सभी के केस में जो है प्लांट बेचारा वहीं उसी जगह पे खड़ा रहेगा। सर्दी में भी वो जो है वो वहीं पर ही रहेगा, गर्मी में भी वही रहेगा, बारिश में भी वही रहेगा, धूप में भी वही रहेगा। तो प्लांट को कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला है, प्लांट ने डेवलप किया है। अब मैं इस डेवलपमेंट का तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। आप तो एक तो वो हाथ देखो भाई, हम लोग कोई जो है मजदूरी करने नहीं जा रहे, है ना? अब हमारे हाथ देखो एक तो, है ना? बड़े सॉफ्ट-सॉफ्ट से हाथ लग रहे हैं, है ना? कोई हम लोग मेहनत का काम नहीं कर रहे और वहीं पर ही हम किसी किसान का हाथ देखेंगे तो तुम्हें पता लगेगा इतना हार्ड होता है उसका हाथ कि अभी जैसे ये उँगली से इसे अंदर जा रही है ना, वैसे किसान के हाथ जो है इतने हार्ड होंगे कि इतने हार्ड आपको दिखेंगे कि आपको लगेगा अरे इतने मजबूत कैसे हो गए? तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो जो व्यक्ति को ज़रूरी है, नेसेसरी है, बॉडी के अंदर अपने आप चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी किसान के हाथ में सेल वॉल आ गई, ना। मैं कह रही हूँ कि उनकी बॉडी के अंदर सेल जो होती है ना, उन्होंने क्या कर लिया, उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, दैट सेल का एक पूरा लेयर बन गया कि उनको हार्म ना हो। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? तो बेसिकली वक़्त के अनुसार जब-जब ज़रूरत होगी, तब-तब आपका सिस्टम ही ऐसा ही है, चाहे प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डेवलप करेगा। जैसे कि रेगिस्तान के प पे जो पेड़-पौधे हैं ना, डेज़र्ट एरिया के अंदर क्या है कि पानी कम है और धूप ज्यादा, तो इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण हो सकता है। तो भैया वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो है जो वहां पर पत्तियां जो है देखो तुम, वैक्सी हो गई। आप एलोवेरा की पत्ती देखो, एलोवेरा को जब तुम देखोगे तो क्या तुमने देखा, पत्तियां तो कांटों में बदल गई और स्टेम जो है वो बेसिकली आपका लीव्स में बदल रहा है। समझ में आ रहा है? तो कैसे उनमें वैक्सी लेयर हो गई कि अब करो भैया इवेपोरेशन कैसे करते हो तुम। तो यहाँ पर हमने ऐसा नहीं कहा, है ना? यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली हुआ क्या कि सेल वॉल जो है वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो डेवलप हुई। पोलर बियर के पास में क्या पहले से इतनी प्रोटेक्शन लेयर थी? ऐसा नहीं था ना। जैसे जैसे वो वहां गए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे उनकी बॉडी ने अपने आप जो है अडेप्टेशन के लिए वो प्रोटेक्शन इन्वॉल्व किए, डेवलपमेंट किए, है ना? मैं बस यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ। तो वे इस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो प्लांट बेचारा देखो, आप सर्दी गर्मी भूख प्यास सब में अपना जो है प्रोटेक्शन कर सकते हो, लेकिन प्लांट नहीं कर सकते, इसलिए प्लांट के पास एक्स्ट्रा क्या है, सेल वॉल। चलो अभी तक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज, जब आप एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखते हो तो न्यूक्लियस मिड में होता है। मैं नहीं लिखूंगी कि ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? तो अब नहीं लिखने की जरूरत है, कल लिख दिया था कि न्यूक्लियस मिड में होता है। लेकिन जब आप प्लांट सेल को देखोगे, मुझे मुश्किल से लग रहा है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किनारों पर होता है। कहाँ पर होता है? किनारों पर। दिस इज अ सेकंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो किनारे पर होगा और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बेसिकली कहाँ पर होगा? मिड में होगा। दूसरी चीज, है ना? अब देखो दोनों दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका है, तो भैया सेल मेम्ब्रेन तो इसके पास भी आएगी और सेल मेम्ब्रेन तो इसके पास भी आएगी। मुझे नहीं लगता कि ये लिखने की जरूरत है कि हाँ दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है। बस आपको डिफरेंस समझना है कि किनारों पर होता है ना? प्लांट के अंदर न्यूक्लियस किनारों पर होगा और जो आप लोगों का एनिमल है उसमें जो है वो कहाँ पर होगा? मिड में होगा। ठीक है? किनारे को पेरीफेरल बोलते हैं, है ना? पेरीफेरल कंडीशन पर होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेरीफेरल कंडीशन जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीफेरल कंडीशन जो है वो कहा जाता है। तो पेरीफेरल यानी किनारों पर पाया जाता है और ये मिड में होता है ना? अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि और क्या-क्या चीजें हैं। अब देखो, आपके पास यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म तो तुम्हें दुख दिख रहा है दोनों में कि कोशिका द्रव है। अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब समझो यहाँ पर क्या-क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस सेल के अंदर अगर 400 माइटोकॉन्ड्रिया है तो इस सेल के अंदर 40 माइटोकॉन्ड्रिया ही होंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य एनिमल तो बहुत सारा काम कर रहा है ना यार। वो मूवमेंट भी कर रहा है, वो खा भी पी भी रहा है। तुम पिज्जा बर्गर भी खा रहे हो जो है, यहाँ पर ये थोड़ी ना पिज्जा बर्गर खाएगा प्लांट, है ना? तो बेसिकली कंपैरेटिवली जो है एनिमल ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया
है तो दोनों में, बट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो एनिमल में ज्यादा होगी और जो है वो इसमें कम होगी। इस चीज को समझ लेना, है ना। चाहे आप किसी भी सेल ऑर्गन की बात कर रहे हो, एनिमल के पास ज्यादा होगा, प्लांट के पास कम होगा। अब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे समझने की कोशिश करो। अपने जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे अपने आंख हो, चाहे अपने कान हो, चाहे अपना ब्रेन हो, और चाहे अपने हाथ हो, तो ये सब एक ही पोर्शन में काम करेंगे ना, तो तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में आएगी। मैं तुम्हें एक बहुत ही बेसिक सा पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको क्लास का क्लास में याद हो जाता है, कई ऐसे होते हैं जिनको क्लास में याद नहीं होता, उनको 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। वजह सिर्फ एक ही चीज है, वजह इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे होते हैं। क्यों? अब देखो, जो जो एक ऐसा बंदा है जो कि पूरा फोकस लगा, अब सोचो, आंख से भी न्यूरॉन जा रहे हैं सेम चीज के, कान से भी न्यूरॉन जा रहे हैं सेम चीज के, हाथ से लिख रहे हो तो वो भी जो है वो न्यूरॉन जा रहे हैं सेम चीज के, समझ रहे हो तुम? तो एक ही चीज के इतने सारे न्यूरॉन जब एक ही टाइम पे जब जा रहे हैं, तो आपके ब्रेन को ये कमांड मिल रही है कि यार ये फाइल बार बार आ रही है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो इस फाइल को आपका ब्रेन उठाकर जो है वो कहाँ भेज देता है? वो आपका भेज देता है आपके स्पेशल फाइल के फ़ोल्डर में। इसलिए कहती हूँ कि सिर्फ़ फ़ोकस के साथ पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। मेरे पे मत रखो फ़ोकस, बोर्ड पर रखो, ठीक है? चलो, आगे बात करते हैं। तो प्लांट के अंदर तो सेल वॉल है, और जो है एनिमल के अंदर जो है वो क्या है कि कंपैरेटिवली ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए जो है फिर याद नहीं हो तो वो भी बताऊँगी। पहले ये काम करो, क्लास के बाद में बताऊँगी क्या करना है। देखो, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं तुम्हारी साइकोलॉजी समझ सकती हूँ। हम साइकोलॉजिकल काम करेंगे ना अगर चीज़ों को, कि भाई कैसे तुम्हारी साइकोलॉजी चेंज करनी है, तुम मानसिकताएँ कैसे बदलनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वक़्त नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फ़ोकस कर रही हूँ कि अभी पढ़ा लेते हैं। तुम्हें एक-एक चीज़ बताऊँगी कि पढ़ना कैसे होता है, हम रट रहे होते हैं। स्मार्ट वर्क, दुनिया कहती है ना, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा कि स्मार्ट वर्क करते ही कैसे हैं, ये तो समझा दो। सब बात करेंगे, पर पहले थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं ना, अब चुप रहना। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, है ना? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसे भी समझ लीजिए। तो हमने कहा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होगा, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, अब आधे लोग ज्यादा नाटक नहीं करो ना, मैडम इंग्लिश में लिख दो। अरे भैया, इंग्लिश वाले बेचारे हिंदी वाले नहीं बोल रहे इतना, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। तो हमने कहा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली क्या होते हैं दोनों में होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली नंबर जो है वो ज्यादा कम होंगे। इसके बाद में राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम तो ऐसा ऑर्गन है जो कि प्लांट सेल में भी होगा, जो एनिमल सेल में भी होगा, जो यूकैरियोटिक में भी होगा, और प्रोकैरियोटिक में भी होगा। तो तुम्हें कोई ऐसा कहे ना कि ऐसा सेल ऑर्गन कौन सा है जो कि ऑल टाइप ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोसोम होना है। कौन सा है बेटा? राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम क्या करता है, कैसे करता है, इस सब की कहानी को तो पढ़ाऊंगी अभी, है ना। तो पर इतना ध्यान रखो कि दोनों टाइप की सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गन। तो ये आपका, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अंतः प्रदवी जालिका ये भी होगी। गोल्जी बॉडी की अगर मैं बात करती हूँ, तो गोल्जी बॉडी भी जो है वो आप लोगों का दोनों प्रकार की कोशिका के अंदर होगा। अब आप लोग ये सोचेंगे मैडम फिर अंतर क्या है ना। एक दो ही अंतर बताया आपने, तो एक अंतर बताया सेल वॉल का, एक अंतर बताया पेरिफेरल कंडीशन का, है ना। अभी रुको जरा, सब्र करो। अब सुनो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एनिमल सेल है ना, इसके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम, है ना। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी में ही है, ये प्लांट सेल में नहीं होगा। ये किस में नहीं होगा? प्लांट सेल में नहीं होगा। कोशिका द्रव तो दोनों के अंदर ही है ना। कोशिका द्रव तो दोनों के अंदर ही होगा, और कोशिका द्रव कोई सेल ऑर्गन नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो लाइसोसोम जो है वो पाया जाएगा। क्या करता है वो बाद में बताऊंगी, पर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। अब आपकी जो यहाँ पर सेल है ना, यहाँ पर जो है प्लांट सेल, इसके अंदर एक गजब का जो है ऑर्गन होता है, और उस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगा, उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्लास्टिड, और प्लास्टिड को कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक, है ना। तो प्लास्टिड होता है। अब प्लास्टिड देखो मैंने किस चीज का बनाया, ग्रीन कलर का। हर टाइप का एग्जाम तुमने सीएचएसएल बोला, एनटीपीसी बोला, रेलवे बोला, आरपीएफ बोला, है ना। क्योंकि साइंस बेटा, कल भी बोला था, कॉमन है। तो तुम जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आप पढ़ लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। हमने बोला कि भाई प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगा, है ना। बिल्कुल शुरू
ठीक है, चलो, तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद में हमने बोला भई प्लास्टिड जो है वो यहाँ पर लवक क्या है? अरे पढ़ाऊँगी, रुक तो जाओ। अब लवक क्या है? आपका प्लांट ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, येलो है ना, सारे कलर देता है। चाहे वो फ्लावर की फॉर्म में हो, चाहे वो लीव्स की फॉर्म में हो, चाहे वो रूट्स की फॉर्म में हो, है ना? तो सारे के सारे कलर देता है, इसलिए वो जो है वो बेसिकली क्या हुआ, वो आप लोगों का प्लांट सेल के अंदर ही जो है वो प्रेज़ेंट होता है। चलो, अब हम लोगों ने बात की कि भाई प्लास्टिड जो है वो काफ़ी सारे कलर दे रहे हैं, है ना? इतने सारे रंग-बिरंगे जो रंग आ रहे हैं ना वो इस प्लांट के अंदर ही आते हैं। तो रंग-बिरंगे जो कलर आ रहे हैं वो प्लांट के अंदर ही आ रहे हैं, इसलिए जो है वो बेसिकली क्या हुआ, प्लास्टिड्स आर प्रेज़ेंट इन प्लांट सेल। लेकिन एनिमल के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए जो है वो एनिमल के पास में प्लास्टिड होता नहीं है। अब अपना जो प्लांट है भाई साहब, वो तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं तो हम तो क्या करते हैं, प्लांट को पकड़ा, खा गए, खत्म कहानी। तो बेसिकली हमें खुद का खाना खुद नहीं बनाना पड़ा। अब तुम कहोगे मैडम पका तो रहे हैं ना। अरे भैया पका रहे हो वो बात अलग है ना? लेकिन पका भी तो क्या रहे हो? प्लांट ही तो पका रहे हो। एनिमल तो पका रहे हो, है ना? पर ये तो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अरे अब तो आ रही है वॉइस यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो अब हम लोगों ने बोला यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, ये लोग जो है वो लोग तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो इसके लिए इनको प्लास्टिड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एनिमल के पास में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो एनिमल के पास क्या नहीं होगा? प्लास्टिड नहीं होगा। इसके अलावा एनिमल सेल जब जो है वो क्या करती हैं, एनिमल सेल जब डिवीज़न करती है तो उसके पास में जो है वो साइटोसोम और ये सारे ऑर्गन्स भी जो है, तारक काय जिसे कहते हैं, वो भी जो है वो बनता है। तो वो जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे ना तब उसके अंदर बताएँगे। तो अभी तक तो जो है वो हम लोगों ने क्या-क्या देखा? हेमंत जी बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? गिरगिट का कॉन्सेप्ट अलग है किशोर, उसका प्लास्टिड से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, पूछो भाई, हेमंत जी ने बड़ा ही टिपिकल प्रश्न पूछ लिया। फेस नहीं आ रहा है, जिसको फेस नहीं आ रहा है, जिसको वीडियो नहीं आ रहा है, वो रिफ्रेश कर लो, यहाँ से सब ठीक है। तुम्हारे उधर का नेटवर्क है, एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, ठीक है? चंचल चंचल तुमने कल की क्लास ली थी क्या बेटा? चंचल ने कल की क्लास ली थी क्या? फटाफट से मैसेज करो। कल की क्लास एक बार लेकर आओ। इसमें क्या दिक्कत है? तो बेटा एक बार कल की क्लास लो तो ना, इट्स अ सेकंड क्लास ना। अब जब हमने कल की क्लास नहीं ली तो मैं बताओ मैं क्या करूँ अब उसमें? हमें कल की क्लास लेनी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल हर्ष, आरपीएफ के लिए चल रहा है, पढ़ लो वही है। और बताओ, ठीक है? चलो, जिसको नहीं दिख रहा है वो रिफ्रेश करो। ओके, चलो अब देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कि मैडम ये ईआर क्या है, जिसे कल की क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ भाई मेरे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अब इनके बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले तो हमने देखा कि आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर आपके पास में सेल वॉल का डिफरेंस है, रीजन समझ में आ गया। हमारे पास में जो है वो पेरिफेरल कंडीशन पे न्यूक्लियस है दूसरा, तीसरा इधर प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक नहीं है, वो प्लास्टिड है ना? आईडी, है ना? तो हमने यहाँ पे बोला कि इसके पास में प्लास्टिड है, लेकिन इसके पास में क्या है, लाइसोसोम होते हैं। दे ऑल आर सेल ऑर्गन, कोशिका के अंग है। जो नहीं पढ़े हैं वो पहले कल की क्लास पढ़ लेना, है ना? और बता दूंगी। उसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और यहाँ पर समझ लो कि एनिमल सेल के पास में तो मैंने बोला भाई साहब 400 माइटोकॉन्ड्रिया है ना? हजारों के अंदर जो है राइबोसोम होंगे, लाइसोसोम होंगे सैकड़ों की संख्या के अंदर। तो इसके पास जगह ही नहीं है। ये तो अभी मैंने छोटा बना दिया, लेकिन इसके पास जगह नहीं, सब भरा पड़ा है, कुछ नहीं जगह है। लेकिन इसके पास ना चीजें कम है, तो इसकी सेल के अंदर ना क्या होता है कि जगह बहुत है। अब जगह बहुत है तो खाली जगह बहुत है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे पानी के अंदर बबल बन जाता है ना? वैसे ही इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऐसे ही आपके पास में वैक्यूल बन जाती है, रिक्तिका बन जाती
है ना? तो ये जो खाली जगह है ना, इसको हम वैक्यूल के नाम से जानते हैं या फिर रिक्तिका के नाम से जानते हैं। और ये जो वैक्यूल होती है ना, ये वैक्यूल जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगी, क्योंकि प्लांट सेल के पास में 400 की जगह 40 ही माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इतना कचरा नहीं है जितना एनिमल सेल के पास में है बेटा। ठीक है? तो इसके सब क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगी, अभी पढ़ाने दो, है ना? मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, आखिरी के 10 मिनट में तुम्हारे ही क्वेश्चन ले लूंगी, पर अभी पढ़ाने दो। तो हमने कहा कि भैया जो है आपके पास में क्या हो गया, रिक्तिका। वैक्यूल्स जो है वो आपके प्लांट सेल के पास में होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो रिक्तिका जो है, अब सुनो, रिक्तिका के ऊपर वो बबल जैसी संरचना है जो खाली है। अब इस खाली संरचना के अंदर जो है ना, इस खाली संरचना के अंदर जो है वो आपको जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर की जो झिल्ली दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, ये रिक्तिका, ये वैक्यूल के ऊपर की झिल्ली है। और इस वैक्यूल के ऊपर की झिल्ली को यहाँ लिख दे रही हूँ, है ना? इस वैक्यूल के ऊपर की झिल्ली को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? टोनोप्लास्ट के नाम से। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन होता है कि टोनोप्लास्ट जो है वो बेसिकली क्या है, तो टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, रिक्तिका के ऊपर की मेम्ब्रेन है। बोल दो, देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं, यस या नो? ठीक है ना? गॉट इट? चलिए, तो अब ये वाली चीजें तो हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। ठीक है? अब कई बार ऐसे देखो, सुनो मेरी बात, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो पैदा होती ही ना दौड़ने नहीं लग जाता है। वो पहले क्या करता है, वो पहले खिसक खिसक के चलेगा, फिर वो घुटनों के बल चलेगा, फिर वो चलेगा तो वो गिरेगा भी, है ना? और गिर गिर के वो जब चलेगा तब वो दौड़ेगा। अब क्या है कि तुम आज ही आए, 15 मिनट हुए, और हमें तो सब समझ में आ जाना चाहिए, है ना? तो आप यहाँ पे समझो कि थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, जो हम में नहीं है। मैं यकीन मानो, मैं यूपीएससी पीसीएस के बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, है ना? तो आप, मतलब वहां पे मैंने पेशेंस देखा है बच्चों में, है ना? हम 2-2 साल के बैच पढ़ाते हैं बच्चों को, आप समझो इस चीज को। तो बेसिकली आप इतने परेशान हकबकाए से हो 15 मिनट में, अरे मैडम मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैंने तो पैसा दिया है, ऐसे ऐसे नहीं करना होता। मैं कहीं भाग रही हूँ क्या? अभी तुम्हारा महापैक लिया है तो साल भर के लिए हूँ ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, तो मैं, अगर तुम स्पेसिफिक इंडिविजुअल बैच लोगी तब भी मैं 3 4 5 महीने 6 महीने तुम्हारे सामने हूँ। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो मैं यही हूँ। मैं यूट्यूब पे भी मिलूंगी तुम्हें, मैंने तुम्हें अपना इंस्टाग्राम टेलीग्राम भी दिया है, मेरा नाम है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम से भी चेक कर लो, नीरज मैम के नाम से। मैं तुम्हें हर कहीं मिलूंगी, कहीं नहीं जा रही ना भाग के। तो ऐसा तो है ही नहीं कि अल्लाह मैडम आज ही चली जाएगी। तो इतना ना पेशेंस रखो थोड़ा सा। तुम कह रहे हो मैडम यार क्या है, मैडम ये क्या कर रहा, अरे अभी तो पढ़ाया ही नहीं यार, राइबोसोम पढ़ाया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया नहीं, पढ़ाने तो दो, है ना? अब पढ़ लो। ठीक है? क्लास की टाइमिंग एसएससी के चैनल पे 5 बजे क्लास होती है, यूट्यूब पे। अब पढ़ लो। ठीक, आगे देखो। अब हम लोगों ने कह दिया कि हमें अब एनिमल सेल प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यार ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना? और ये राइबोसोम क्या करता है, ठीक है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो है बाकी सारी चीजें की कौन कौन क्या क्या करता है। ठीक है? ये राइटिंग के लिए मैंने कल ही बोल दिया था, मैं मेडिकल स्टूडेंट और मेरी राइटिंग भैया खराब है, इसके लिए मैंने बोला था कि इसके लिए हम 2 मिनट का मौन रख सकते हैं भले। चलो, तो आगे हम बात करते हैं कि ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मैडम ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होता क्या है? आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरह से भी लिख लो, और हिंदी वाले जो है इसको सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। अब ये सूत्रकणिका होती क्या है बेटा? नाम क्या है? सूत्र, और फिर क्या है? कणिका, यानी कि धागा और धागे जैसा ग्रेन्यूल। मतलब ये क्या बात हुई मैडम, आप कण भी बोल रहे हो और धागा भी बोल रहे हो। मतलब बिकासूल कैप्सूल तो सबने देखा होगा। तो बिकासूल कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर है, पर छोटी है बहुत, है ना? अब जब बिकासूल कैप्सूल को हमने क्या किया, ऊपर से आधा कट किया, तो जब आप ऊपर से आधा जब कट करते हो, है ना, तुम्हारी जो पर्सनल दिक्कत है ना उसका भी समाधान कर दूंगी आखिरी का टाइम में।
जब मैं टेलीग्राम दे रही हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रुक जाओ ना, मैंने वो कल भी कहा था कि मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, मत करो चिंता, पर पहले पढ़ लो। तो हमने कहा कि जब हमने इसे ऊपर से कट किया ना, तो हमने देखा कि यार इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो जो है, वो बेसिकली क्या है, ऐसे फिंगर लाइक संरचना होती है। सबको पता है कि इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बचपन में सबने पढ़ा होगा, पर कोई भाई साहब यहाँ पर जो है, वो बेसिकली जो है क्या है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? बताओ देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? वेरी गुड। तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? हमने कहा कि भई इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपके पास में क्रिस्टी जो होता है ना, ये क्रिस्टी क्या करता है और किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है? देखो, ऐसा समझो कि जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, सुनना अब मेरी बात को बहुत गौर से। जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी पुरानी कोशिका के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि पुरानी कोशिका के अंदर राइबोसोम के अलावा कोई सेल ऑर्गन नहीं था, है ना? ये तो हमने देखा था। यानी कि जब राइबोसोम के अलावा जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ बढ़ रहे थे, तो राइबोसोम के बाद में जो पहला सेल ऑर्गन बना, है ना? राइबोसोम के बाद में जब पहला सेल ऑर्गन बना किसी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही था। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम तो था ही था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में भी था, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया तो वो तो आएगा, है ना? लेकिन पहला सेल ऑर्गन, सबसे पुराना सेल ऑर्गन राइबोसोम के बाद में कौन-सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, है ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि पहली चीज़ तो हमने बोला कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया ओल्डेस्ट ऑर्गन है। क्या है? ओल्डेस्ट ऑर्गन है, सबसे पुराना ऑर्गन है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी खासियत है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, आपने खाना खाया, अब सुनना इस बात को, आप लोगों ने खाना खाया, बिल्कुल खाया। खाना खाया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो गई, भई कोई कुछ भी खाओगे ग्लूकोज़ में टूटेगा आखिरी बार, और वो ग्लूकोज़ रक्त के माध्यम से जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बैठ जाती है। पेट के अंदर छोटी आंत के अंदर खाना एब्ज़ॉर्ब हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ गई, और ब्लड के माध्यम से आपके शरीर की हर एक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लूकोज़ जाकर जो है वो बैठ जाता है। तो ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या है ये? ये ग्लूकोज़ है। क्या है ये? ग्लूकोज़ है। तो आपका ग्लूकोज़ खाना खाने के बाद में कहाँ जाके बैठ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बैठ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर बैठने के बाद में क्या हुआ? ये भी समझो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लूकोज़ जाके बैठ गया। अब हमने साँस ली, अब जब हमने साँस ली, तो साँस के साथ मेन चीज़ क्या आई? ऑक्सीजन। तो आपके लंग्स से होते हुए आपके ब्लड में गई, और ब्लड जो है वो सारी की सारी ऑक्सीजन लाकर कहाँ दे देता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दे देता है। तो ग्लूकोज़ और माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे ग्लूकोज़ और ये ऑक्सीजन छिप-छिप कर मिलते हैं। समझ में आ रही है तुमको? तो ग्लूकोज़ भी आया खाना खाने के बाद, उसी जगह इन्होंने सेटिंग कर ली थी कि देख, मैं वहाँ मिलूँगा, तू भी वहाँ आ जाना। तो जैसे ही खाना खाया, तो ग्लूकोज़ भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में आ गया, जैसे ही ऑक्सीजन ली, तो जैसे ही साँस ली, तो ऑक्सीजन भी आ गया। अब जब है ये दोनों आ गए, तो ये दोनों लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट की, और जब ये दोनों ने रिएक्शन स्टार्ट की, तो ये रिएक्शन कर क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज़ ने जब ऑक्सीजन को देखा, और देखते ही इन्होंने क्या बनाया, ये ऑक्सीजन तो तब्दील हो गया आपके CO2 के अंदर, और जो है आगे इन्होंने बनाया पानी, और इसके अलावा इन्होंने बनाया एटीपी। अब मैडम ये एटीपी क्या है? एटीपी ऐसा है कि देखो, एटीपी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, एटीपी जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ एनर्जी। ये आप लोगों की क्या होती है? ये आप लोगों की एनर्जी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। खाना खाने के बाद में मिली हुई जो ऊर्जा होती है, और ये 36 एटीपी के मॉलिक्यूल होते हैं। अब भाई अगर दूध होता तो आप लीटर में कह देते, दालें होती आप उसे केजी में कह देते, आटा होता किलोग्राम में कह देते। पर ऊर्जा को किस प्रकार जो है रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऊर्जा को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसकी यूनिट दे दी, एनर्जी की यूनिट दे दी, दैट इज द एटीपी। और एटीपी का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे, तो एटीपी का फुल फॉर्म जो है वो क्या आता है, आपको ध्यान रखना है, एडिनोसिन, है ना, ट्राई फॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, ठीक है? या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख लो, एडिनोसिन, मात्रा और स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना यार, है ना, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है फॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है वो आप लोगों का क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है वो आप लोगों का क्या होगा? ऊर्जा का एक रूप है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई साहब 36 जो है अणु आपके ऊर्जा के आपको मिल जाते हैं एक ग्लूकोज से।
समझ में आ रहा है? तो हमने कहा कि इस तरह से एक बार में माइटोकॉन्ड्रिया में 36 जो है मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तो आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ आती है, ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाँ या ना? ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन यूज़ आती है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो सबसे पुराना अंग है। ये तो आप लोगों को पता ही चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा अंग है? पुराना अंग है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या कर रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर मैं फंक्शन की मैं बात करती हूँ, कार्य की बात करती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है? रेस्पाइरेशन कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन कर रहा है, तो कौन से प्रकार का श्वसन कर रहा है? अब भैया मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही हूँ, पर कुछ लोगों को एक ही चीज है, मैडम कुछ नहीं चाहिए, आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो बस। मुझे इतने साल हो गए यूपीएससी और पीसीएस पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने अ, मतलब मेरे लिए बहुत अजीब हो जाता है जब हम सीरियस स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं तो। मतलब इट्स लिटरली कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी कि हम सीरियस नहीं है, मतलब मुझे आदत नहीं है इतनी बातें सुनने की, है ना, इतनी बातें करने की। बहुत जेन्युइन बच्चे, बहुत डिसेंट बच्चे होते, तो आप क्यों नहीं बन सकते डिसेंट, है ना? मैडम नंबर दे दो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही हूँ मैडम, छोड़ो यार मैडम नंबर दे दो। क्या यार, मुझे लगा था एप्लीकेशन में तो बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ भी। चलो, तो अब हम लोगों ने कहा कि रेस्पिरेशन करते हैं, तो बेटा ये कौन से प्रकार का श्वसन करते हैं? मैडम इसके अंदर क्या दिख रहा है ना? इसके अंदर क्या दिख रहा है? इसके अंदर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, और ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है ना? यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, और श्वसन में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता और CO2 होता, तो हम कहते अनॉक्सीकरण हो रहा है, यानी कि अनारोबिक हो रहा है। अभी इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। श्वसन में एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर कौन सी उपस्थिति हुई? ऑक्सीजन की। तो आपसे पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ऑक्सीडेशन, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन? वी कैन से एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर हम कहेंगे ऑक्सीकरण, या फिर ऑक्सी श्वसन हो रहा है। कैसे पता लगा? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। बोलो, देखिए बात समझ में आ गई क्या? यस या नो, फटाफट से मैसेज करो। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है ना बेटा, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन, या फिर आप इन्हें कह रहे हो कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अब पता है क्या, अब हम वो बच्चे नहीं रहे कि अब हम ऐसा लिखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे पुराना अंग है, या फिर ऐसा लिखें कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है, या फिर ऐसा लिखें कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में ऑक्सी श्वसन करता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया 36 एटीपी बनाता है। ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसे नोट्स नहीं बनते हैं ना। तो कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसे नोट्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमें क्या होता है ना कि हम किताब ही लिख देंगे तो किताब से ही पढ़ लेंगे, फिर नोट्स बनाने की जरूरत क्या? अब जब हम इस चीज को गौर से देख लो, इसको नैनो में ऐसा बसाओ, है ना, ऐसा बसाओ, है ना, इस तरह से समझो कि यार मैंने जैसे ही देखा ओल्डेस्ट ऑर्गन, मेरे दिमाग ने क्लिक किया, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। हमने यहाँ पे क्लिक किया कि यार ओल्डेस्ट ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। कौन सा? ये रिएक्शन आंखों के सामने आ जानी चाहिए। ओके, एटीपी की बात हो रही है, 36 एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। क्रिस्टी, ये डायग्राम गंदा सा दिख जाना चाहिए कि मैडम ने गंदा सा डायग्राम बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया का। गॉट इट? इस तरह से चीजें याद होती है ना? सामने से हट जाऊं? अच्छा, मैं नैनो में फंस जाऊंगी। गॉट इट? ओके, तो इस तरह से आप लोगों को चीजों को जो है वो ध्यान रखना है। समझ में आया? एटीपी, तो यहाँ पे मैडम ने लिखा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब तक आपकी इमेजिनरी पावर नहीं बढ़ेगी, वैसे आप लोग जो है इस तरह से आप लोगों को चीजें याद होंगी, तो इस तरह से ही लिखो। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम अगर उस तरह से लिखना चाहो तो तुम अपने अकॉर्डिंग लिख लो, लेकिन मैं पहले ये कहती हूँ कि इस तरह से लिखेंगे। गौरव है यहाँ पे कोई, उसको शायद कोई दिक्कत आ रही है। गौरव मैसेज, अब तुम लोग चुप हो जाओ, गौरव तुम मैसेज करो, है ना? बताओ, देखिए गौरव को क्या दिक्कत आ रही है ना?
ठीक है। और मुझे लगता है कि एक बार में क्लास जो है धीरे धीरे ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में तुम्हें क्लास एक बार में याद हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्वेश्चन इस तरीके से जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज तो यहाँ पर हो गई। अब इसके अलावा और भी नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करते हैं कि भाई और क्या क्या चीजें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पर्सनल डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पर्सनल डीएनए। अब आप सोचो कि ये डीएनए तो या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर था, ये रहा डीएनए, है ना, ये डीएनए या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर था और या फिर ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर था। तो भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल ऑर्गन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में कौन सा डीएनए होने लगा भाई? मिस्टर कर्ण, है ना, एक काम करना, मे बी आपका पहला क्लास होगा बेटा, है ना, तो एक काम करना, आज की बात है, एक बार दोनों क्लासेस को देखना, ठीक है, और उसके बाद में कल मैं फोकस करूंगी, मैं तुमसे बात करूंगी और मैं फोकस करूंगी कि तुम्हें आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आएगा मैं पर्सनल लेवल पे तुमको पढ़ा दूंगी, है ना। कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? सिर्फ वो लोग मैसेज करो जिनको नहीं आ रहा, पक्का मैसेज करो। हाँ गौरव बताओ, देखिए क्या दिक्कत आ रही है तुमको? जिनको नहीं आया वो मैसेज करेंगे सिर्फ। ओके, अच्छा अब क्या दिक्कत आ रही है? जिन्होंने जिन्होंने कल वाली क्लास ली है ना, और उनको नहीं आ रहा तो वो बताओ। एक बार में हो सकता है नहीं आए। अब जिनको नहीं आ रहा, उन जिनकी पहली क्लास है उनको तो नहीं आ सकता, ऐसा होगा क्योंकि अभी तक तुमने कल वाली क्लास नहीं देखी। पर सुनो, जिनको नहीं आया अब तक वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आज एक बार क्लास को रिपीट करेंगे, ठीक है, आज उसके बाद में कल जो है मैं एक बार पूरा क्लास को जो है वो कंबाइन करके और एक बार और बता, पर उससे पहले आने से पहले पूछूंगी कि तुमने दोनों क्लासेस ली या नहीं ली। एक बार मेरे कहने से वापस पढ़ लेना, कल मैं वापस आके तुमसे पूछ लूंगी, है ना। एक बार में हो सकता है बेटा नहीं आए, पर आगे 2-4 क्लासेस लोगे ना तो हमारी वो बॉन्डिंग बन जाएगी, तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। और नहीं मानो तो आज मतलब ऐसा होता है, जब जनरली हम पढ़ते हैं ना, किसी टीचर से बॉन्डिंग बढ़ जाती है ना, तो चीजें बहुत बेसिक से अपनों को आने लगती हैं। आज के लिए एक बार दोनों क्लासेस देख लेना, क्योंकि तो किसी की पहली है किसी की दूसरी क्लास है। कल आते से मैं पूछ लूंगी कि आया कि नहीं आया पढ़ने से, नहीं आया तो एक बार वापस से अपन देख लेंगे, टेंशन मत लो, अब चुप हो जाओ, ठीक है। गौरव तुम्हारी भी चिंता अभी दूर करूंगी, देखिए क्या दिक्कत आ रही है, अभी पहले पढ़ लेते हैं। तो ये वाली चीजें तो डीएनए देखो यार इस सेल में है, डीएनए सेल में होता है। किसने कहा कि डीएनए जो है वो बेसिकली सेल ऑर्गन में होगा? ये तो वो बात हो गई कि भाई सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा है, और शेरा अपना अपने लिए खुद के लिए पर्सनल अगर बॉडीगार्ड रख ले तो बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? वैसे ही बात यहाँ पर हो गई, किसके लिए? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, कि यार डीएनए तो सेल में होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना पर्सनल डीएनए रख रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर है तो है, अब क्या करें, है ना। तो ये वाली चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि डीएनए होता है इसके पास में अपना पर्सनल। और सोचो कि राइबोसोम जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में थे, राइबोसोम जो आपकी यूकैरियोटिक सेल में थे, राइबोसोम जो आपकी प्लांट सेल में थे, राइबोसोम जो आपकी एनिमल सेल में थे, सेल में थे, कोशिका में थे, लेकिन सोचो कि राइबोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया रख रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। तो जब बड़ी बातें होती हैं तो क्वेश्चन भी जो है वो बेसिकली बनते हैं। तो कोई पूछ रहा है ना कि मैडम बता दो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा पहले टॉपिक तो पढ़ो, कुछ पढ़ने लायक तो पढ़े, तब बता पाएंगे कि ये देख भाई यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डीएनए और राइबोसोम रखता है, डीएनए और राइबोसोम रखता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए तो अनुवांशिक पदार्थ है, पता है ना सबको भाई, डीएनए तो अनुवांशिक पदार्थ है। तो भाई इसको, ये तो अनुवांशिक पदार्थ भी रख रहा है, तो ये अपनी मर्जी से चेंज भी हो सकता है, ये बहुत सारी रिएक्शंस भी कर सकता है। और इसके अलावा राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। और सोचो कि अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन को पाने के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, वो कहेगा दूर हटो, मेरे पास खुद का प्रोटीन है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सुपीरियर ऑर्गन है, इज्जत होती है ऑर्गन्स में इसकी, जैसे फलों का राजा आम, वैसे अंगों का राजा अगर कहा सेल ऑर्गन में तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, क्योंकि इसके पास में पर्सनल डीएनए और पर्सनल राइबोसोम होता है।
ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है? अब इसके बाद में बात करते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं भाई, डीएनए की फुल फॉर्म लिख दो भाई सब लोग, है ना? सबको पता है डीएनए की फुल फॉर्म सब रख दो। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है ना? और इस जेनेटिक मटीरियल के से ही आगे चलकर हमारा भी निर्माण हुआ है। हमारा कैसे निर्माण हुआ है बताऊँगी अभी आगे चल के, है ना? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, अरे मणिकांत क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? क्यों मैसेज कर रहे हो फालतू में? तो हमने कहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आपका जेनेटिक मटीरियल है और राइबोसोम रखता है। कौन रखता है? क्या पढ़ रहे हैं मैडम? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये रखता है, इसलिए इसको किसी और ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसी के जो है वो नोहरे नहीं खाता कि यार मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो, इसलिए इसे ऑटोनोमस, क्योंकि इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी नोट ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त अंग, नाम से ही पता लग रहा होगा, स्वायत्त यानी कि जो खुद का कार्य खुद करे, है ना? तो ये आधा खुद का काम खुद कर लेता है क्योंकि इसके पास में अर्ध स्वायत्त अंग है, तो इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। अब देखो अब तो समझाने वाली बात बताती हूँ, अब याद करने वाली नहीं, थोड़ी नॉलेज की बात सुन लो। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में एनर्जी को कंज्यूम करने, एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, इसलिए आपको सर्दी गर्मी लगती है ना, तो इसका इनडायरेक्टली प्रभाव माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ से आ रहा है। ये समझने वाली चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो पावर है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को डिस्ट्रॉय करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहे तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया चाहे तो बना सकता है। इसलिए आपको पता है आपकी बॉडी में जो सेल कैंसर होता है ना, कैंसर, तो कैंसर में क्या होता है? कोशिका बन रही होती है ना? तो माइटो अगर बेसिकली जो है कहीं ना कहीं कैंसर का कारण माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो कैपेसिटी है कि वो कोशिका को डिस्ट्रॉय और जो है फॉर्मेशन कर सकता है। ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन नहीं आते पर इंटरेस्ट थोड़ा सा जगाओ, है ना? इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। अब तुम लोग ये कहोगे कि मैडम कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तो विटामिन डी कर रहा था, है ना? इतना तो तुमने पढ़ा होगा। अरे विटामिन डी तो करता है, पर विटामिन डी के साथ में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन माइटोकॉन्ड्रिया भी कर रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है वो आप लोगों की माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे काम करता है, पर एग्जाम के लिए जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं? एग्जाम के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ओल्डेस्ट ऑर्गन कौन सा है? भाई रेस्पिरेशन कौन करता है? भाई ऑक्सीकरण कौन करता है? भाई भाई ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? ऑक्सी श्वसन जिसे कहते हैं, है ना? एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? 30 माइटोकॉन्ड्रिया कितने एटीपी बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? समझ रहे हो? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ किसकी रिएक्शन होती है? ग्लूकोज की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? दैट इज द C6H12O6। समझ में आ रहा है? इसके अलावा पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? CO2 और H2O और एटीपी कितने? 36 एटीपी आपसे पूछा जाएगा, है ना? अब इसके बाद में पूछा जाएगा आपसे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास किसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं? पूछा जाएगा किसके पास में पर्सनल राइबोसोम और पर्सनल डीएनए है? तो ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के आते हैं भाई साहब। बोलो देखिए बात समझ में आई कि नहीं? अब कई लोग पूछ रहे हैं मैडम अपचेन क्या है? तो भैया केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी ना अपचेन, है? अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ के पहले अगर अपचेन पढ़ाने लग गई तो उसके लिए मुझे ऑक्सीकरण भी पढ़ाना पड़ेगा पूरा, है? तो मतलब समझो ना, टॉपिक से हट जाएंगे। तो जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे क्वेश्चन करोगे तो समझ में भी आएगा। अब क्वेश्चन ही करवा दूंगी तो फिर थ्योरी पढ़ने के लिए पैसे दियोगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए? अगर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो एसएससी अड्डा 24/7 पे शाम को 5 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है। मैं डेली क्लास लेती हूँ, उस पे आ जाया करो। बता रही हूँ तुम्हारे क्वेश्चन के साथ भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट और थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई। अब देखो नई चीज पढ़ाती हूँ तुमको। आपकी क्रिस्टी तो आपने सबने पढ़ी है। जब आप क्रिस्टी को देखोगे ना तो क्रिस्टी के ऊपर जो है वो इस तरीके से दाने दाने जैसी संरचना दिखाई देगी। और जब आप इस क्रिस्टी के दाने दाने जैसी संरचना को जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई साहब यहाँ पर जो है वो इस तरीके के पार्टिकल हैं। एक छोटा पार्टिकल है, एक बड़ा पार्टिकल है। जो छोटा पार्टिकल होता है ना बेटा, वो छोटा पार्टिकल इस पूरे इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीसोम कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट। हिंदी इंग्लिश कॉमन है। ऑक्सीसोम्स के लिए कहेंगे कि ऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट, तो वी कैन से ऑन क्रिस्टी एंड क्रिस्टी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो ऑक्सीसोम सीधा भी पूछा जा सकता है
है ना कि और क्रिस्टी के अब पूछा जा सकता है कि ऑक्सीसोम कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया पर है। पहली चीज़ तो ये। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो आपका बड़ा पार्ट है इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं या फिर आप इसे F1 कण भी कहते हैं। और जो ये छोटा भाग होता है इसको आप F0 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं या फिर F0 कण के नाम से भी जानते हैं। अब पूछा जाएगा कि ऑक्सीसोम क्या काम करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेशन के अंदर, है ना? भैया एक बात बताओ कि पापा अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बेटा क्या करेगा? बिज़नेस में हेल्प करेगा, है ना? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीसोम होता है, वो बेसिकली क्या कर रहा है ना? क्रोमेटिन भी कह रहे हैं पर बेसिकली यहाँ पर जो है अब तुम कहोगे इतना डीप मत जाओ। अब मैं तुमको क्वेश्चन पेपर में उठा के दिखा दूँ कि ऑक्सीसोम के बारे में पूछा जाता है, तुमको यही तो दिमाग नहीं लगाते। कितने लोगों ने पेपर पढ़े हैं पुराने 5 साल के? देखो, अब तुम कहते हो ना मैडम कैसे तैयारी करें? कल एक बच्चे का क्वेश्चन था, गौरव तुम्हारा डाउट ले रही हूँ, रुक जाओ बेटा, है ना? अब सुनो मेरी बात, अब आखिरी का टाइम है ना, अब तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। तुम सुनो, जितने भी बच्चे हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, स्ट्रैटेजी जाननी है ना? सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आरएफ आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुराने 5 साल के पेपर उठाओ। हमको पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब हम उस जमाने में नहीं रह रहे कि हमसे पूछ लिया कि भैया कोशिका का शक्ति ग्रह कौन होता है? कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने लिखवाया भी नहीं। देख लो लिखवाया क्या। मैं क्यों लिखवाऊँ यार, तुम सबको पता है। शक्ति दे रहा है ना, ऊर्जा दे रहा है, इसलिए पावर हाउस कह रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा। तुमसे पूछेगा ऑक्सीसोम क्या है? आजकल वो जमाना गया। अब क्या होता है ना कि हमने जितना यूट्यूब पढ़ा, हमारी मानसिकता भी तो क्या है ना, हम पेपर पढ़ते नहीं है, हमको पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी आके हमें पागल बना देता है। अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि क्या होता है हमने पेपर पढ़ा नहीं, हमें क्या पता भैया कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हर कोई तुम्हें इतना आसान-आसान पढ़ाएगा, भैया लिख लो कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तुम कहोगे अरे वाह! आसान पढ़ा देंगे, तुम कहोगे अरे समझ में आ गया। नीरज मैडम ने थोड़ा-सा टिपिकल पढ़ा दिया, अरे मैडम आप तो बहुत डीप पढ़ा रही हैं। भैया डीप नहीं, एक बात बताओ मेरे को क्या है कि मैं तुम्हें मेरी मेहनत एक्स्ट्रा करूँ? मैं तुम्हें कम भी पढ़ा दूँगी तो मेरे को कौन कहने वाला है? क्यों पढ़ा मेरे को मज़ा आ रहा है एक्स्ट्रा पढ़ाने में। मैं कम बोलूँगी, मेरा गला कम खराब होगा, मेरे लिए तो भला ही है ना? मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यार जो आता है वो तो पढ़ाऊँ कम से कम। मेरा क्या फ़ायदा है एक्स्ट्रा पढ़ाने से? मेरे को क्यों पढ़ाऊँ? क्यों मेहनत करूँ मैं यार? है ना? दैट इज़ द थिंग। दिमाग लगाओ, बच्चों को ऐसे ही पागल बनाते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हमें समझनी पड़ेगी चीज़ें। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज आती है ना? सांस लेने, श्वसन लिखा बेटा, श्वसन लिखा आगे हिंदी में। सांस लेने की प्रक्रिया, श्वसन का मतलब वो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज आ रहा है, वो श्वसन हो गई। श्वसन भी 2 प्रकार की है, एक होती है CO2 की प्रेजेंस में, एक होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। श्वसन का भी टाइप है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है, और ऐसा श्वसन जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम ऑक्सी श्वसन कह देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज है ना, इसलिए हमने कह दिया कि ऑक्सी श्वसन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल ले सकती है रेनू, आप डेफिनेटली लो बेटा। और बोलो, और पूछो, पूछो पूछो, अब पूछो, तुम्हारे डाउट्स पूछो, और पूछो, क्या दिक्कत है? जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही बता दूंगी कि अपने पास टाइम कम होगा तो अपन यूट्यूब पे क्वेश्चन की क्लास लगा लेंगे, अपने पास टाइम ज्यादा होगा तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन की क्लास लगा लेंगे, है ना? याद नहीं रहता। याद नहीं रखने के लिए पहले तो अपना दिमाग देखो, मैं भी तुम्हारी जैसे ही थी पहले, है ना? तो ये मेरा टेलीग्राम है। दूसरी चीज कि याद नहीं रहता क्योंकि मैं ना क्लास में जब पढ़ता हूँ तो मैं फोकस नहीं रखता, मेरे दिमाग में 10 बातें चल रही है। मैं इसके प्रश्न का भी जवाब देना है, मेरे को उड़ते तीर भी लेने हैं, मेरे को इसके क्वेश्चन का भी आंसर करना है। तो मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही है। स्वयं को शून्य मानकर अगर पढ़ोगे, एक घड़ा है, अगर खाली होगा तो उसमें पानी रहेगा और भरे हुए घड़े में पानी निकलेगा ही। पहला काम तो ये करो कि डेडिकेशन के साथ में पढ़ो। दूसरी चीज कि क्लास में पढ़ लिया, अब जब रिवीजन की बात आती है, आंख बंद करके पहले
पूरी क्लास का सिनेरियो याद करो कि मैडम ऐसे आई थी, फिर मैडम ने ये स्लाइड पढ़ाई थी, रिकॉल करो बिना देखे। ऐसे थोड़ा रिपीट करो आँख बंद करके, यार ऐसा हुआ था, फिर ऐसा-ऐसा बोला था, फिर ऐसे-ऐसे बोला था, 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। फिर अपनी पीपीटी जो मैं देती हूँ वो खोलोगे। फिर वो खोलोगे तो देखोगे अच्छा मैडम ने देखो ये लाइन बताई थी, ये बताया था, ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। फिर जब ऐसे कर लोगे, है ना? तब तुम जब रिकॉल करोगे तो तुम्हें ज़्यादा याद होगा। तुम करके देख लो 5 दिन भले, ठीक है? जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, पहली बार आपकी क्लास होती 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 है क्या? हाँ, साहिल है रेलवे महापैक में मेरी क्लास ऑब्वियस यार आरपीएफ वाले बैच में तो मतलब हर हर बैच में ही तुमको ये क्लास मिल रही है। रे महापैक पे दिख रही है तुमको, रेलवे महापैक पे दिख रही है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैडम पैसे दिए हम तो बेटा पैसे दिए हो तो जेब में नहीं आ गई मैडम तुम्हारे, है ना? ये मैं भी ऐसे सोचती थी, है ना? तो मैडम जेब में नहीं आ गई। आप मैडम से प्यार से बात करो, मैडम बहुत प्यार से बात करेगी, आपने नोटिस किया होगा 2 दिन में। आप मुझे पहले दिन ही आके कह दोगे कि पैसा दिया है मेरे को तो बता, तो भैया ज़िंदगी तो हमने भी देखी है, तो फिर ऐसे अकड़ नहीं दिखानी होती, पहली चीज़ तो ये। मैं पर्सनल लेवल पे तुम्हारे डाउट ले रही हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है? मैंने बोला कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करो, मैडम मेरे को ये दिक्कत है। क्वेश्चन मैडम आप अभी देखो जैसे किसी ने तो मैसेज किया है कि मैडम वहाँ पर मत पढ़ाना, हमने यहाँ पे पैसे दिए हम तो यहाँ पढ़ेंगे। तुम इस बात को ऐसे ही बोल देते कि मैडम देखो यहाँ पढ़ा देना प्लीज़, मैं कह देती ओके। अब ऐसे टेढ़ा बोलोगे तो क्या हमको टेढ़ा बोलना नहीं आता क्या? सोचो ना यार थोड़ा रिस्पेक्ट देने की बात होती है। ओके? कल वाला रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पता है कहाँ मिलता है? आप जब उसमें देखते हो ना क्लास की लिस्ट में तो आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो सपोर्ट पे कॉल कर लेना। ठीक है? और बोलो। चलो, टिल देन सी यू। टेक केयर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगी मैम, बताओ क्या हो गया? पीपीटी में लाइन नोट्स हैं क्या? अभी तक तो नहीं है, पर जब दूँगी तब लाइन बाय लाइन दे दूँगी। मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अभी तो बायो चल रहा है, आने वाले टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लासेस भी शो हो जाएँगी, जैसे-जैसे होंगी। ठीक है? ओके? क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी जब एक अच्छा खासा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अभी तो क्या ही इत्ते से में तो क्या ही क्वेश्चन करवाऊँ, है ना? ओके? इसी टाइम होता है 5 बजे क्लास होता है। तुम लोग ना रेटिंग नहीं देके जाते हो, तो रेटिंग ज़रूर दे देना, कल भी नहीं दी थी। मैं ही पढ़ाऊँगी, बिल्कुल पढ़ाऊँगी। कल से क्लास शुरू हुआ है बायो का, आज दूसरा दिन है। नहीं, बहुत सारे माइटोकॉन लगभग 400 से 450 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और अलग-अलग कोशिका, आँख की कोशिका अलग होती है, नाक की अलग होती है, हार्ट की अलग होती है, तो उनके फंक्शन के हिसाब से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग-अलग होते रहते हैं। ठीक है? इतने दिनों में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, साहिल बिल्कुल हो जाएगा। वैक्यूल जब अभी पढ़ाएँगे ना, जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट किया है, वैसे राइबोसोम भी पढ़ाऊँगी, तो उनको भी डिफाइन कर दूँगी। ठीक है? फर्स्ट ग्रेड का आप जब देखोगे टीचिंग वाले सेगमेंट में मिल जाएगा, Y698 कोड मेरा है, Y698 वो लगाओगे तो 80% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जब एसएससी वाला सेगमेंट में जाते हो वैसे टीचिंग का सेगमेंट है वहाँ मिल जाएगा। और बुक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो। बंद करोगे क्लास को तो आ जाएगा, 15 में से आती है, तुम 10 में से देते हो, 15 में से दिया करो रेटिंग। चलो जाऊँ अब? यूट्यूब पे 5 बजे क्लास होती है। टाटा, डेली डेली क्लास होगा, ठीक है? ओके बाय। बाय। टेक केयर, मैं रख रही हूँ, है ना क्लास को, बाय। क्वेश्चंस तो अभी थोड़े दिन तो अभी थोड़ा पढ़ो, अभी नया टाइम है इसलिए मैं तुम्हारी बातें मान रही हूँ सारी। हाँ, मुस्कान तुम्हारा मैसेज ये तो देखा, बाकी किसी को दिक्कत हो यहाँ पे मैसेज कर देना। इसके अलावा बस ठीक है, बाय। रेटिंग 15 में से आती है। टिल देन सी यू, टेक केयर। क्योंकि देखा बेटा 300-300 400-400 लोगों के एक ही क्लास में कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके। अभी स्टार्टिंग इसलिए ले रही हूँ कमेंट्स, बाद में डेली ही क्लास होगा, डेफिनिटली डेली होगा। ठीक? टाटा। तीनों मैं ही पढ़ाऊँगी। ओके बाय। बाय।